तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th समाज विज्ञान का वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन ला चुका हूं आप लोगों के लिए। और यहां से 100% क्वेश्चन बनना फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। ये इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, 100% की गारंटी। और कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। हाँ, आप लोग कहते हैं ना कि कोई ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाए कि एग्जाम में आ जाए। 100% मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो लिख लीजिए कहीं पे भी, 100% एग्जाम में आना तय है उन क्वेश्चनों का। बस हमारे पास विश्वास कीजिए, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको बस आप रट जाइए अच्छे तरीके से, ठीक है। मानचित्र कार्य हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके कई वीडियो में बता दिया हूँ, तो वहाँ से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न में टेस्ट के माध्यम से करा दे रहा हूँ, वहाँ से क्लियर हो जा रहा है। और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ, सिर्फ लघुत्तरीय और दीर्घ जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यही दोनों क्वेश्चन ले आऊँ इस वीडियो में, ठीक है। ताकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए, तो छोटा क्वेश्चन तो ऑलरेडी ऐसे ही तैयार कर पाएंगे आप। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करना है किसी कीमत पे। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, देख के जान जाएंगे आप लोग कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल का है। वीडियो को लाइक हमें तो चाहिए, किसी कीमत पे मुझे 1000 लाइक चाहिए। और आप लोगों को करना, देखते हैं आप किस प्रकार आप लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं हमारे पास, तो चैनल पे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, हम थोड़ा भी समय नहीं गवाएंगे, बढ़ेंगे प्रश्न नंबर पहले की तरफ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर पहला, जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसे हम लोग देखिए कैसे पढ़ेंगे। और ये प्रश्न किसी कीमत पे आपको तैयार करना है, किसी कीमत पे तैयार करना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। 4 नंबर के लिए प्रश्न आता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। तो देखिए, देखते हैं क्यों स्थगित कर दिया उन्होंने। कह रहा है कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन के दौरान एक जुलूस निकाला जा रहा था और इसका नेतृत्व कर रहे लोगों पर पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ आक्रोशित हो गई तथा उसने पुलिस बल पर हमला कर दिया और पुलिस के जवान अपनी जान बचाने थाने में छिप गए, ठीक है। पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसका अर्थ बता दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। छिप गए, पहले नोट कीजिए आप लोग। प्रदर्शनकारियों ने थाने को घेर कर जला दिया और जिसमें एक थानेदार और 22 पुलिस के जवान जलकर मर गए। और इस घटना से गांधी जी अत्यंत क्या हुए, दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। और गांधी जी के इस निर्णय की अनेक नेताओं ने भी आलोचना की, किंतु गांधी जी अपने निर्णय पर अड़िग रहे। देखिए, पूरा का पूरा भावार्थ इसका क्या निकल रहा है, पूरा अर्थ इसका क्या है, छोटा से कहानी के अनुसार आप इसको समझ पाएंगे कि 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में आप लोगों का उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक चौरी चौरा नामक स्थान से एक छोटा सा गांव है चौरी चौरा, वहां पे आंदोलन निकाला गया, जुलूस निकाला गया था असहयोग आंदोलन के लिए। तो वहां पे पुलिस कर्मियों ने उन लोगों पे लाठीचार्ज कर दिया और इसी तरह जो भीड़ हुई आक्रोशित हो गई। और भीड़ लोगों ने मिलकर क्या किया कि उस थाने को ही जला दिया। थाने को तब जलाया तो उसमें आप लोगों के एक थानेदार और 22 पुलिसकर्मी जो चालित थे उनकी मृत्यु हो गया। इसी को देखते हुए गांधी जी बहुत अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने जस्ट फैसला ले लिया असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का। बस यही तो आप लोगों का बस कहानी से याद करना है, छोटा सा कहानी है, बस यही एक्सप्लेन करके आप लिख देना है आप लोगों को अपने भाषाओं में। क्लियर है ना आप लोगों को। अन्यथा कैसे किताब में लिखा जाए तो वैसे तो मैं लिख कर लेकर आया ही हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे याद नहीं कर पाएंगे हूबहू। तो आप कहानी के अनुसार अपने दिमाग से उसको सेट कर लीजिए, उसी प्रकार अपने एक्सप्लेन करके अपने दिमाग से आप लोग कॉपी पे लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कोई नंबर काटेगा नहीं आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन मेरा पहला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको देखते हैं। जितना प्रश्न बता रहा हूं उतना अगर आपने तैयार कर लिया, इसी वीडियो से आप चाहेंगे तो सामाजिक विज्ञान में पास कर पाएंगे। ये वीडियो देख लीजिए और 10 नंबर का वो आप देख लीजिए, मानचित्र वाला देख लीजिए, पास हो जाएंगे। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी तथा इतावली राज्य को सर्वसंपत्ति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया। रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया और इस तरह इटली का एकीकरण कब 1871 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना इटली का एकीकरण कब हुआ। तो पूरा अच्छे तरीके से कितना प्यारा शब्दों में लिखा हूं, इसी तरह आपको नोट करके याद रट जाना। इन प्रश्नों को तो पहले रट जाना है आप लोगों को। इसके बाद वाला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताए। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रश्न है, प्यारा कि जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताए। क्या लिखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है, जबकि काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी
क्रिया से बनी लावाकृत शैलों के अपक्षय से होता है। तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में आप लोगों को अंतर विभेद हो गया होगा, ठीक है, कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों से नदियों द्वारा अगर बहाकर लाए गए अवसादों से होता है, और काली मिट्टी का निर्माण तो आपका ज्वालामुखी क्रिया से बनी जो लावा क्रिया उसे ज्वालामुखी होता है, जो लावा निकलता है उससे बने शैलों के अपक्षय से होता है। किसका? काली मिट्टी का निर्माण हो गया। जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर समझ आएगा ना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे कि पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु, पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की क्या पूर्ति करने में सक्षम है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। देखिए कितना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी प्रश्न अभी आपको मालूम नहीं चलेगा, जब पेपर में आप बैठेंगे सभी प्रश्न आएगा तब आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो संसाधन से आप क्या समझते हैं, क्लियर हो गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 5वां है कि काली मिट्टी भारत में किन दो राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है। काली मिट्टी भारत के किन दो राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए काली मिट्टी महाराष्ट्र एवं गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। अभी हम तो दीर्घ उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न में डिस्कस करने वाले हैं, एकदम रुके रहिए आप, देखिए पूरा संपूर्ण वीडियो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो काली मिट्टी भारत के किन दो राज्यों में मालूम चल गया ना, महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक पाया जाता है। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो उत्तर लिखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्वतंत्रता के पश्चात शुरू किया गया था। कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्वतंत्रता के पश्चात शुरू किया गया था और इस परियोजना का उद्देश्य नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन विकसित करना होता है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। तो आई होप क्लियर हो गया ना आप लोगों को। बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ही प्यारे शब्दों में लिखा हूँ, छोटा लिखा हूँ, याद करके आप आसानी से पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला प्रश्न तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां है कि रबी की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। कह रहा है कि रबी की किसी एक फसल का नाम बताना है एवं उसके बोने का समय। तो लिखेंगे कि गेहूं जो है एक रबी की फसल है। गेहूं जो है एक रबी की फसल है जो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य क्या की जाती है, काट ली जाती है। गेहूं रबी की फसल है, शीत ऋतु में मतलब अक्टूबर दिसंबर में इसको क्या करते हैं, बोते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल या जून में जाके क्या कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर 7वां था। प्रश्न नंबर 8वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वो रबी की फसल था तो खरीफ का भी तो पूछेगा ही पूछेगा। तो खरीफ की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। दोनों को मिक्स कर दिया हूं ताकि एकदम क्लियर हो पाए। तो खरीफ की फसलें जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। धान एक क्या है, खरीफ की फसल है, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये प्रश्न नंबर 8वां था। प्रश्न नंबर 9 देखिए जो कि तैयार करके जाना आपको है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। तो भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय कह रहा बताने के लिए। तो लिखेंगे कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? तो पहला उपाय यह है कि किसानों को अनंत बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए, और दूसरा है कि उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण को व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के 2 उपाय हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से लिख के बता दिया है और आई होप आप इसको क्लियर कर लिए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 10वां है क्या है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम भी पूछा हमसे। तो लिखेंगे कि जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाता है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं कि जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है, जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर हम चादरों के रूप में ढाल सकते हैं और तारों के रूप में इसको खींच सकते हैं, धात्विक खनिज कहलाता है। जिसमें लोहा हुआ, सोना हुआ, ये धात्विक खनिज है। क्लियर हो गया। चलिए अब बारी आती है दीर्घ उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न की। अभी तो बहुत बाकी है कहानी भाई, अब दीर्घ उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए देखिए यह प्रश्न देखिए दीर्घ उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं
ये दीर्घ उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना है दीर्घ उत्तरी का है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आप देख सकते हैं हाईलाइटेड प्रश्न है। ठीक है, कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन करना है। सभी प्रकार की मृदाओं को हेडिंग डाल के एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारत में अनेक प्रकार के उच्चवावच जलवायु, भू आकृतियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। कौन कौन? पहला जलोढ़ मृदा, हेडिंग डालिए जलोढ़ मृदा के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। कौन? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जिस कारण यह बहुत उपजाऊ होती है और इसमें आपका पोटास, फास्फोरस और चूना होता है। और यह मृदा गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों तथा दलहन फसलों की खेती के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। इतना आपको जलोढ़ मृदा में लिख देना, इतनी जानकारी बहुत काफ़ी है और बहुत ही प्यारा नंबर आपको मिलेगा। मुझे मालूम है अगर आप याद करके जाते हैं, लिखेंगे इस प्रकार, बहुत ही अच्छा नंबर आपको एग्जामिनर देने वाला है। इसके बाद दूसरा है काली मृदा। काली मृदा के बारे में जानते हैं कि इन मृदाओं का रंग काला है। भाई काली मृदा का रंग तो काला ही होगा। इसे रेंगन मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार के क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा तथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। ठीक है, ये आपका काली मृदा के बारे में हो गया। ठीक है, आई होप काली मृदा के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने लिखा भी हूँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है लाल और पीली मृदा। अब देखते हैं कि लाल और पीली मृदा क्या है। तो इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है तथा कहीं कहीं पर पीला भी होता है। यह मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा और मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। लाल मृदा को हम पीली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पीली मृदा भी पाई जाती है, तो उसको लाल मृदा कहीं कहीं भूरी रंग की भी हो जाती है, पीला उस रूप आकार ले लेता है उसका, मतलब पीला रंग का हो जाता है, इसलिए पीला मृदा भी कह देते हैं उसको। तो लाल और पीला मृदा क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लेटराइट मृदा। अब लेटराइट मृदा क्या है देखिए। तो लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक नीलाक्षण का परिणाम है। इस मृदा में हार्मोन्स की मात्रा कम पाई जाती है। यह मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। जब अधिक वर्षा होती है, जब मिट्टी के धूल कण वहाँ से खत्म हो जाते हैं, जो कंकड़ जैसे आप लोगों का मिट्टी बच जाता है, उसी को लेटराइट मृदा कहते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ना आप लोगों को। लेटराइट मृदा अच्छे तरीके से लिख लीजिए। यह मृदा किसके लिए? काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। कौन? लेटराइट मृदा। इसके बाद पांचवा आप लोगों का है, ठीक है, क्या? मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थलीय मृदा क्या होता है इसको देखते हैं। तो इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। यह मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है और मृदाओं में हार्मोन्स और नमी की मात्रा कम होती है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। ये मरुस्थलीय मृदा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद लास्ट मृदा है, ये 6 नंबर के लिए प्रश्न है, तब नहीं इतना डिटेल जा रहा है, ये 6 नंबर मिलेगा। इतना लिखेंगे तभी तो एग्जाम 6 नंबर देगा। इसके बाद लास्ट आपका मृदा है वन मृदा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। तो वन मृदा क्या है कि यह मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में यह मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है
और हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस मृदा का बहुत अपरदन होता है। यह वन मृदा के बारे में हमने लिखा है और जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी और रट जाइए। इसके बाद दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जो ये भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो मैं बता रहा हूँ ना उसको तैयार करके जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार विश्वास कीजिए बहुत ही अच्छा अंक लेकर आएंगे। दूसरा है क्वेश्चन कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे उत्तर में कि जल के विकास, भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। कौन कौन? पहला आपका बढ़ती जनसंख्या। कह रहा है जल दुर्लभता, समझ रहे क्या हो रहा है? जल दुर्लभता मतलब कि जल की प्राप्ति है, जल की होने के बावजूद भी जल की कमी महसूस हो रही है, उसी को हम जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, पहला है बढ़ती जनसंख्या, जल की दुर्लभता होने का कारण बढ़ती जनसंख्या। क्या लिखेंगे इसमें कि जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको अनाज चाहिए खाने के लिए, अनाज चाहिए तो अधिक मात्रा में अनाज को उगाने के लिए हमें फसल उगाना पड़ेगा। फसल उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होगी तो अधिक पानी की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, तो जल दुर्लभता हुआ कि नहीं, जल की कमी होगी कि नहीं। तो बढ़ती जनसंख्या भी जल का कमी का कारण है कि नहीं? बिल्कुल है। दूसरा होता है कि जल का असमान वितरण। जल का असमान वितरण, इसमें लिखना है कि भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है। भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है? जल का असमान वितरण में आपको इतनी हेडिंग में लिख देना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं तो आप लोग 3 मुख्य कारण पूछा था ना, मैं 4 मुख्य कारण दूंगा। अब तीसरा हेडिंग लिखिए निजी कुएं या नलकूप। निजी कुएं और नलकूप भी जल दुर्लभता का कारण होता है। क्या कह रहा है कि बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं और नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका तीसरा पॉइंट रहा। चौथा, औद्योगिकरण भी जल दुर्लभता का कारण होता है। औद्योगिकीकरण क्या? औद्योगिकीकरण क्या कि स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकरण के कारण भारत में अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है और इस कारण भी जल का कमी का सामना करना पड़ता है। जैसे ही देश स्वतंत्रता के बाद सभी लोगों ने अलग अलग बड़े बड़े उद्योग खोल दिया। उद्योगों के लिए चलाने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है और उसमें जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए पानी की आवश्यकता होगी, तो पानी भाई खर्च तो होगा ही, तो जल दुर्लभता का कारण हुआ ही हुआ। क्लियर हो गया? चलिए अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं जो प्रश्न बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको रट जाइएगा। प्रश्न कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों चुना? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1919 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को इसीलिए चुना। ठीक है, इनको ये कारण आप लोगों को अच्छे तरीके से हमने लिखा है और अच्छे से नोट कर इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अब दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आप बताने वाला हूँ वो तो उस दृढ़ निश्चय रख लीजिए, उस सभी को याद करके चलिए। बस इस वीडियो से आप पास हो सकते हैं, गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, और मैप वाला एक वीडियो देख लेंगे तो पास होने की गारंटी लेता हूँ। 2-3 वीडियो देख लेंगे तो बढ़िया नंबर ला देंगे आप। क्लियर है ना ये चीज़ें? चलिए देखिए ये प्रश्न आपसे पूछेगा जरूर कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। जूसेफे मेस्सिनी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और पूछेगा आपको कि जूसेफे मेस्सिनी पर टिप्पणी करना है। जूसेफे मेस्सिनी के बारे में आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, डिटेल में 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आपको किसी कीमत पे जाना है। जूसेफे मेस्सिनी के बारे में हेडिंग डालेंगे जूसेफे मेस्सिनी। कह रहा है कि मेस्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म सन 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया और 24 वर्ष की अवस्था में उसने लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया।
किसको? जुसेफे मेसनी को। इसके बाद क्या हुआ कि तत्पश्चात उसके बाद इसने क्या किया कि 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मासेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, ठीक है, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस और इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। जो संगठन बनाया था उसमें पोलैंड, फ्रांस और इटली, जर्मनी के राज्यों में जो समान विचार करने वाले लोग थे, उनका जिनका विचार सबको सेम मिलता था, उन्हीं को इस टीम में रखा उन्होंने। मेसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने स्वतंत्र का घोर विरोध किया। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर उन्होंने क्या किया कि जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन क्या किया, बनाया। इसी कारण मैटरनिख ने उसके विषय में कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक क्या दुश्मन है, ठीक है। कौन कहा? मैटरनिख ने उसके विषय में कहा कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है कौन? मेसनी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ ना मेसनी के बारे में। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया था और जो 70% आप लोगों को 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, 70% सिलेबस में जाकर देखेंगे तभी इसकी चर्चा हुई है, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे के प्रश्न देखिए। जो नेक्स्ट प्रश्न आपको याद करके जाना है, कह रहा है कि उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। कह रहा है कि उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। तो चलिए उत्तर लिखेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने 11 मांगों उद्योगपति से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उन्हें अभियान में शामिल हो सकें और इनमें से सर्वाधिक प्रमुख भाग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया और नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक सबसे बड़ा क्या था? प्रतीक था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके आपको जाना है किसी कीमत पे, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो तीसरा होने वाला है। इसके बाद जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, देख लीजिए। प्रश्न देखते ही आप खुद मालूम चल जाएगा कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गांधी जी की नमक यात्रा को वर्णन कीजिए। पूछता है या तो पूछ लेगा कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आप कैसे देंगे चलिए देखते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था और इस मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग था नमक कर को खत्म करने के बारे में थी और नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक क्या है? अभिन्न हिस्सा था। यह भोजन का क्या है? अभिन्न हिस्सा था। नमक सबको मालूम है, उसके बिना तो खाना का स्वाद ही नहीं आएगा भाई। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सहकारी जो इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया था और महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी और इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी और यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी और गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया और वहां पे नमक कानून जाके तोड़ा।
ठीक है, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और इस प्रश्नों को तो तैयार करके जाना है आप लोगों को कि गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए, और या उस पर निबंध लिखने के लिए बोलेगा, संक्षिप्त विवरण देने के लिए लिखेगा, ऐसे ही आपको लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए अगला जो प्रश्न बताऊंगा वो तो और ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस वीडियो को आप पूरा का पूरा लिख के रट जाइए एकदम, इन प्रश्नों को आप पहुंचिए एग्जाम में। चलिए देखिए, यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिए, तुरंत तैयार कर लीजिए कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें भी लिखना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर VR अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। कौन कौन? तो पहला, अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना, और दूसरा जो शर्त था कि दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। तो देखिए, पूना पैक्ट पर 2 लोगों का हस्ताक्षर हुआ, गांधी जी और डॉक्टर VR अम्बेडकर जी को 1932 में। पूना पैक्ट की जो 2 शर्तें थे वो 2 शर्त भी हमने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। अब इसमें बचा क्या है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसको लिख के याद कीजिए। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो कैसे उत्तर देंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखिए, उत्तर के माध्यम से लिखेंगे कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। करा कि मृदा की कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। और विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। कौन कौन से अपनाने जाने चाहिए कि ताकि मृदा अपरदन रुक सके? तो पहला है कि पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, और इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ठीक है, इस तरह करके हम पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा को रोक सकते हैं। और दूसरा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, और यह पौनों द्वारा जनित बल को क्या कर देती हैं? कमजोर कर देती हैं। इसलिए वहाँ पे मृदा का अपरदन भी नहीं होता है। तो यहाँ 2 तरीके हमने आप लोगों को बता दिया कि मृदा को कैसे आप रोक सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। तो देखिए, उत्तर के माध्यम से कैसे आप जानेंगे इसको कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा चावल ही उपयुक्त होता है, और खाद्यान्न भी सबसे ज़्यादा लोग पसंद चावल को भी खाते हैं। जिनके बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। भारत जो है वो विश्व का दूसरा, पहले पे चाइना है, दूसरे पे आप लोगों का भारत है चावल के मायने में, सबसे उत्पादक क्षेत्र के मायने में चावल। फिर कह रहा है कि चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान होना चाहिए, तब चावल आपका उगेगा। और अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होनी चाहिए। तो इसकी आवश्यकताओं से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे इसका उत्पादन सिंचाई करके क्या करते हैं? उगाया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है। चावल जो है उत्तर और उत्तर पूर्वीय मैदानों, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि उत्तर पूर्वी मैदानों और तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है क्या? चावल। तो जैसा कि आपने देखा कि पूरा क्लियर हो गया होगा प्रश्न कि चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन करने को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये तो प्रश्न हम लोग देखे हैं अभी शुरू में ही कि धातु खनिज किसे कहते हैं। तो सबको मालूम है कि जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है और जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर हम चादरों के रूप में ढाल सकते हैं और तारों के रूप में उसको खींचा जा सकता है, वो धातु खनिज कहलाता है। जैसे मैं आपका लोहा सोना, हमने डिस्कस किया था इस प्रश्नों को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी कीमत पे आप लोगों को इसको याद करके ही आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको देखिए।
चलिए अगला प्रश्न यह है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा कि जल संसाधनों से क्या अभिप्राय है और भारत के लिए इनका क्या महत्व है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो हेडिंग आपको डालना है जल संसाधन। जल संसाधन डालने के बाद लिखना है कि जल संसाधन पानी के वह स्रोत है जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो। इनमें भी सबसे अधिक मांग ताजे जल की है जो मुख्यतः पेय जल के रूप में प्रयोग किया जाता है और पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्ध मात्रा को जल मंडल कहा जाता है, जिसमें से बात करूं तो 97.5% भाग समुद्रों में खारे पानी के रूप में है और केवल 2.5% भाग ही मीठा पानी है। ठीक है, मीठे पानी का भी 2/3 भाग जो है वो ग्लेशियरों तथा ध्रुवीय बर्फ के छत्रकों में है। शेष आपका पिघला जल धरातलीय जल के रूप में उपलब्ध होता है। फिर आगे डालना है कि भारत के लिए जल संसाधन का महत्व क्यों है। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि भारत के लिए जल संसाधन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह भारत में लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या के लिए पेयजल उपलब्ध कराने, फसलों की सिंचाई तथा औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य उपयोगिता सिद्ध करता है और मत्स्य पालन तथा पर्यटन जैसे उद्योग तो इस पर प्रमुख रूप से आश्रित होते हैं। भारत की विशाल जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो जल संसाधन पर आश्रित है। ठीक है, क्लियर है। तो यह प्रश्न आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये जितना भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ सभी प्रश्नों को रट जाइए और इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाले नहीं है एग्जाम में, मेरा वादा है, और बढ़िया से पढ़िए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसे लगे बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।